मीटिंग को प्रोसीड करते हुए इस वर्ड को, इस एसेंस को कैच करके रखेंगे। एहसास मतलब एहसास, मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग, मेरी रियलाइजेशन, मेरी उस मोमेंट दी क्लैरिटी, मैनू की महसूस होया। इस वर्ड को कैप्चर करते हुए, मीटिंग को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि यहाँ आने से पहले हमारे जज्बात, हमारा एहसास क्या था, हम क्या सोच रहे थे। एंड जैसे जैसे हम रिकवरी प्रोग्राम में इन कुर्सियों में बैठ के सीखते हुए आगे बढ़ते हुए, क्या हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोफाउंड चेंज आया? क्या वो आज का दिन का एहसास, आज के मेरे जो जज्बात है, मेरी जो फीलिंग है, क्या आज वो बदली? क्या आज मेरा जो नज़रिया है मेरे लव्ड वन को देखने का, वो बदला? मेरे अंदर जिस तरह से मैं महसूस कर रही थी उसको लेकर, इस ट्रीटमेंट को लेकर, एडिक्शन को समझने में, क्या उसमें शिफ्ट आया? तो एहसास को समझते हुए हम इस वर्ड के मीनिंग की इंटरप्रिटेशंस रिकवरी के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है, एहसास का मतलब है व्हाट आर यू इंटरनली फीलिंग। मतलब आपके अंदर के जज्बात क्या हैं, आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। मतलब एहसास को सिर्फ फील किया जा सकता। आपके सामने पिज़्ज़ा है, बट जब तक आप पिज़्ज़ा नहीं खाते तब तक आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि क्या उसका टेस्ट था। उसी तरह हवा हर जगह है, बट हवा सिर्फ हमें महसूस होती है कब? जब वो फील होती है, जब ठंडी या गर्म हमें कुछ एहसास देता है। तत्ती हवा या ब्रीज, तो दैट इज़ कि वो फीलिंग क्या है जो हमने एक्सपीरियंस की। तो एहसास का मतलब कि हमारे अंदर, हमारे जज्बात ने उस चीज़ को कैसे फील किया, उस एक्सपीरियंस को, उस मोमेंट को हमने कैसे महसूस किया। नंबर 2 इज एहसास मीन्स रियलाइजेशंस। रियलाइजेशन का मतलब कि मैनू की समझ लग गया। मतलब हमारा हमेशा यहाँ पे रिकवरी प्रोग्राम्स में एवरी डे ब्यूटिफुल रियलाइजेशंस आती हैं हमारे पेशेंट्स की तरफ से, सर की तरफ से। एंड कलेक्टिवली जब हम ग्रुप सेशन करते हैं तो 40 हेड्स तो 40 रियलाइजेशंस, बिकॉज सबके अंदर सबके समझने का एक नज़रिया डिफरेंट होता है। तो वो रियलाइजेशंस मतलब कि मुझे क्या समझ आया, इस बात का निचोड़, इस बात का क्रक्स क्या था, इस बात का एसेंस क्या था कि मैनू की रियलाइज होया। रियलाइज मतलब कि मैनू की समझ आया जेरे उत्ते मैं रिफ्लेक्ट बैक कर सका। थर्ड इज एहसास मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि अपने बारे में जानना, कि जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ, उसके लिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस, हमें एक पहचान होती है कि ये एक्सपीरियंस खट्टा था, कि ये एक्सपीरियंस मीठा था, ये एक्सपीरियंस जॉयफुल है, कि ये एक्सपीरियंस पेनफुल है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस जो हम फील करते हैं वो क्या है, हमें उस टाइम पे एक अवेयरनेस, एक सेंस हमें पता लगता है कि खट्टा मीठा, धूप छाँव, अच्छा बुरा। ये कहाँ से पता लगता है? जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। कमिंग फॉरवर्ड, एहसास मीन्स हीलिंग। एहसास मतलब हीलिंग का यहाँ पे उसको ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि हम लेट गो कर रहे हैं। हमें एहसास हुआ कि जो मेरा लव्ड वन था उसने अपनी बीमारी में जो किया वो बीमारी के कारण था। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उन पुरानी रंजिशों, उन पुरानी ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स, उन पेन को लेट गो करके अपनी हीलिंग, अपने आप को ठीक करूं और उसकी बेहतरीन, उसके उस प्रोसेस में उसकी मदद कर सकूं। क्योंकि आपकी हीलिंग के बिना आप अपने लव्ड वन को ठीक नहीं कर सकते। मतलब आप अगर अंदर से जख्मी हैं, आप अंदर से हर्ट हैं, आपके अंदर अगर पुराने ग्रजेस हैं, तो आप वो ही चीज़ अपने लव्ड वन को देंगे। तो एहसास कि क्या मैं इस प्रोसेस में अपने ऊपर काम कर रही हूँ, क्या मैं कल से आज बेहतर से बेहतरीन बन रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोफाउंड चेंज है, तो इसको हम बोलेंगे हीलिंग।
कि मेरा देखने का, मेरा समझने का, मेरा महसूस करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। एंड नेक्स्ट इज एहसास कन्वेज अ सेंस ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब कि मैं दूसरे की जगह जाके वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसको मैं फील कर सकती हूँ, उसको मैं महसूस कर रही हूँ। मैं किसी के जूतों पे जाके, उसकी जगह, उसके जूतों में खड़े होके वहां से पैर रख के सोच रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि उसके ऊपर क्या बीती। तो दिस इज एम्पैथी, मतलब एहसास। जैसे हम कहते हैं ना, यार उसकी बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, वो एक्सपीरियंस आपका क्या है, आपको एहसास हुआ। आप फैमिली के साथ बैठे, सब हंस गा रहे हैं, सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो जो फीलिंग है वो क्या है, एहसास। सुकून, चैन, वो क्या है, एहसास। टिका आपके अंदर आता है, मैं आप उसे महसूस करते हो, वो क्या है, एहसास। रब को किसी ने नहीं देखा, उसे सिर्फ एहसास किया, महसूस किया। तो उसी तरह आज हम इस एजेंडे को, इस एक सुंदर वर्ड एहसास को आज लेके चलेंगे कि आपकी फीलिंग्स, आपका एहसास यहाँ आने से पहले टुवर्ड्स योर लव्ड वन, उसकी बीमारी, उसके ट्रीटमेंट को लेके क्या था, और अब धीरे धीरे इन कुर्सियों पे डे बाय डे आप जो स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, आपका एहसास में चेंज हुआ। अब आपके अंदर कोई चेंज आया क्या, आपके अंदर वो कोई एंगल 360 डिग्री वाला थॉट का, बिहेवियर का, फीलिंग का चेंज आया, उसे हम आगे आज कैप्चर करेंगे। एहसास बहुत प्यारा वर्ड है। कई बारी ना हम इसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं। फैमिली कहती है इनू मैं एहसास कराना है, इन्हें की कीता है मेरे नाल, इनू मैं आज एहसास कराना है कि मेरे ते की बीतियां सी। बेसिकली एहसास वर्ड को मैम ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है। फीलिंग्स होती हैं आपकी, आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे फील किया। एहसास को हम एक वर्ड और होता है अनुभव। हमारा अनुभव क्या रहा है ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है और उसका सिजेरियन हुआ होता है तो उसको बहुत पेन हो रही होती है, और जैसे ही बच्चा उसके पास लाके उनको दिया जाता है उसकी सारी पेन चली जाती है। वो एहसास किसी और तरह का एहसास होता है, वो अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है, वैसा अनुभव हो ही नहीं सकता। और जब हमारे लव्ड वंस, हमें पहले दिन पता लगा था कि ये एडिक्शन में चले गए थे, हमें कैसा एहसास हुआ, वो पेन हमने कैसे सही, कैसे उसको हमने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं ट्रीटमेंट में। ये चीज़ हमने सीखनी है, देखनी है, अपने साथ रिलेट करनी है। एक ना वर्ड होता है, उसको बोलते हैं, है ये उर्दू वर्ड क्योंकि एहसास वर्ड से आज हम बात कर रहे हैं, एहसास से कमतरी। सुना है किसी ने एहसास से कमतरी? इसका क्या मतलब है? कमतरी, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। कमतरी, कमतरी, कमतरी इज इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। है ना, उनमें एहसास से कमतरी है, उनमें एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एडिक्शन में है, या उस इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से आज मॉर्निंग मीटिंग में भी सर ने ये भी बोला था कि देयर वाज अ पेन, कहीं ना कहीं हमारे लव्ड वन की कोई पेन चल रही थी, उसकी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा था जिसकी वजह से आज वो एडिक्शन में आया है। उसको खुद को ही एहसास नहीं है। यहाँ पे जब हम ट्रीट करते हैं, जब हम स्किल्स देते हैं, तो उन स्किल्स में ये भी आता है कि हम अपने लव्ड वन को बताएं कि अब देखो तुम्हें क्या एहसास आ रहा है। ये जो हम डाटा इंटरवेंशन करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, हम उसको एहसास दिला रहे होते हैं कि ये तुम्हारी, तुम और तुम्हारी बीमारी डिफरेंट हो, और तुम्हारी बीमारी की वजह से तुमने सब कुछ किया। जैसे मैम ने बताया अभी कि बहुत सारी रंजिशें, शिकवे, गिले होते हैं पेशेंट के, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पेशेंट है। हम ये कहते हैं मेरा मेरा प्यारा, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, पर हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वो पेशेंट है। उसने आज तक जितने भी बिहेवियर्स करे हैं, और उन बिहेवियर के कारण
जो हमें एहसास हुए हैं, हमें जो पेन आई है, वो बीमारी के कारण थी। तो कमिंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं हम इसके, जैसे मैम ने बताया आपका एहसास देन एंड नाउ, 3 चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे, अबाउट योर लव्ड वन, अबाउट एडिक्शन एंड अबाउट ट्रीटमेंट। सबसे पहले अबाउट योर लव्ड वन, मैम आगे कर दीजिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिन में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत सारी हमारे अंदर रियलाइजेशंस, हमारे अंदर एहसास आते हैं, बट आज हम फोकस थोड़ा सा सेंट्रल थीम लाइन पे रखेंगे। वो एहसास है कि देन एंड नाउ, उस समय में अपने लव्ड वन को लेके मेरे अंदर क्या एक्सपीरियंसेस, मेरे अंदर क्या इमोशंस, फीलिंग्स आ रहे थे और आज क्या हैं, ट्रीटमेंट को लेकर और उसकी बीमारी को लेकर। तो आज हम अपना एहसास अपने इन एक्सपीरियंसेस इन 3 फ्रेम्स के अंदर रखेंगे। अदरवाइज फिर हम आपसे पूछेंगे कि इस मीटिंग के बाद आपके अंदर नया एहसास आया। तो लेट्स वेट फॉर दैट टू कैच दैट न्यू एहसास। बट आज हम इन 3 फ्रेम्स में आपके एहसास के ऊपर आपके साथ ये सेशन में एक इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहला है पहले, देन मतलब पहले। सबसे पहला जब हमें पता लगा हमारा लव्ड वन एडिक्शन में चला गया था, तो सबसे पहला जो हमें एहसास हुआ था वो था शॉक। ये हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो। ये जितने लोग बता रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जेलसी करते हैं मेरे बच्चे के साथ। हम इतने शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो ये खबर सुना रहा है ना वो गलत है, हम सुनना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो शॉकिंग उसमें चले जाते हैं। और उसकी वजह से हमारे अंदर इतनी बेचैनी आती है, इतना जलजला आता है, इतना डिस्कम्फर्ट आता है कि पता होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उस बात को अनसुनी कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यकीन नहीं आया ना हमें। हमें पता था, किसी ने बताया, पर हमने यकीन नहीं किया। मेरा बच्चा नहीं हो सकता, आपने किसी और को देख लिया होगा। तो वो जो शौक है, लेकिन जब हम अब ट्रीटमेंट में हैं, अब जब हमें, क्योंकि हमें पहले कहीं ना कहीं अवेयरनेस ही नहीं थी डिजीज की, हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी है। अब जब हम ट्रीटमेंट में आ गए हैं नाव में, अब जो पहले शॉकिंग था हमारे लिए, अब हमारे अंदर धीरे धीरे पेशेंस आ रही है। वो जो बेचैनी लगी हुई थी ना, अच्छा ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे क्या ना करेंगे, तो वो बेचैनी जो है वो खत्म होके धीरे धीरे इन कुर्सियों पे बैठ के रिलेट करके अपने लिसनिंग स्किल्स को बढ़ा के हमारे अंदर अब पेशेंस आ रही है, हम धीरे धीरे पेशेंस डेवलप कर रहे हैं। जब धक्का लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके बाद एक सेकंड एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर एहसास लेकर आता है वो होता है हमारा डिनाइल। हम मानने को ही नहीं तैयार होते कि मेरा बेटा नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो धक्का इतना तेज़ लगा होता है कि हम उसको बिलीव ही नहीं करते। तो हमारा जो सेकंड एहसास होता है, हम रियलिटी को डिनाई कर देते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या आपने ये एक्सपीरियंस जो नंबर 1 शॉक, आप धक्के में गए जब आपको पता लगा, जब आपने देखा अपने लव्ड वन को नशा करते हुए, एंड सेकंड क्या उस टाइम पे आपने उस रियलिटी को डिनाई किया, तोड़ा मरोड़ा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कदे कदार तो सारे कर लेंगे, एक बार कर लिया होगा जब दोस्त का लाइटर पे होएगा गड्डी विच। क्या तब आपके अंदर ये एक्सपीरियंस आपने फील किए थे, ये एहसास आया था आपके अंदर? हाँ जी। Yes, yes. Good afternoon, ma'am. Yes, we felt both the things are right. Shock. And then second was the denial. Everybody takes, so what if he has taken? And it is a teenager, which is luring him. And after some time, when he matures, it will get over it. So these both are right. And this acceptance and patience is coming after reaching here only in the hermitage with your so much of guidance and help. And otherwise, we were into it. We were shocked first of all, and then we were in denial. तो उस टाइम पे डिनाइल, अब का प्रेजेंट का एहसास, आपने बोला कि एक्सेप्टेंस। Yeah, now we are accepting it and we are working according to the program as much as we can apply at the 11th hour.
whenever a new challenge comes. विद चैलेंज कई बार दिमाग भी काम नहीं करता, तो जब भी नया चैलेंज आता है, जितना भी प्रोग्राम माइंड में रेडी टू एक्टिवेट होता है, तो कर लेते हैं। So number one, acceptance that कि मेरा जो loved one है वो patient है. Acceptance इस चीज़ का. Yeah, ma'am. Now we are, but my patient is at home was at home for 5 days. For 5 days, yes. And we got a challenge, and in that I could not put patient and my son to separate, but I definitely dealt with the disease. But really see, कई बार होता है ना, तुम दूर बैठ के एक क्रिया देखते हो, एक लीला देखते हो, ऐसे वाली कोई बात नहीं थी कि तुम ड्रामा देख रहे हो, अलग से ड्रामा, पेशेंट अलग है और आपका रिश्तेदार या बेटा अलग है, ऐसा नहीं देख पाई मैं. बट यस, आई डेल्ट विद द डिजीज एंड आई सॉट हेल्प आल्सो. ये जो आपने profound realization दिया कि मैं घर पे उस टाइम पे बेटे को और उसकी बीमारी को अलग अलग नहीं देख पाई, इसका मतलब ये एक्सपीरियंस, ये एहसास बैठ के आ गया. इसका Yes, मतलब ये मुझे क्लैरिटी मिल गई. कि भी इनको दोनों को अलग देखना है, बट मैं नहीं देख पाई अभी. क्योंकि अभी हम दिस इज सच अ ट्रू फीलिंग यू हैव एक्सप्रेस्ड ना. ये जो एहसास है आपका कि आपको बताया गया है ट्रीटिंग टीम की तरफ से कि दोनों अलग हैं, पर मेरा जो रिश्ता है ना वो अभी भी बीच में आ रहा है, माँ वाला, वो अभी भी मेरे को उसके लिए स्किल सीखने हैं. एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू. यू मैसेज अस व्हेनेवर देयर इज अ नीड, यू इमीडिएटली सीक हेल्प. ये जो आप इमीडिएटली एक्शन कर देते हैं ना, आई थिंक यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक. और ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन को डिपेंडेंट रहा है बड़ी देर से. आपने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. डिजीज पता लगती है मुझे, और फिर भी मैं वो बेटे और उसकी बीमारी को अलग नहीं कर पाई. से वो बेचैनी, वो खलबली हो ही रही थी कहीं ना कहीं. तो इट्स ओके, वो भी हमें पेशेंस धीरे धीरे और आ जाएगी विद द प्रोसेस जो हम चलेंगे. आप प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सून, बिकॉज अभी बहुत जल्दी है. अभी आपका फर्स्ट सेकंड फॉलो अप ही है, आई थिंक थर्ड जो ज्यादा दिनों वाला है, आपको वो भी आ जाएगा धीरे धीरे इतना डेवलप करना. द थर्ड पॉइंट इज डिनाइल के बाद क्या आता है. डिनाइल के बाद जो हमारी पहले वाले थे उसमें होता था गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गाली गलोच, बेइज्जती. प्रोग्राम हैगा ही तो निकम्मा हैगा ही तो भैड़ा है, तू पता नहीं कित्थों साडे घर जम पे आवे तो. अच्छा, हमारे को ना कई बार पेशेंट्स जो हमारे लव्ड वंस है ना, उनके अंदर जब रिजेंटमेंट्स होती हैं तो वो कई बार कहते हैं, मैम आपको नहीं पता इन्होंने हमें कैसे कैसे वर्ड्स बोले हुए, हमारी मदर ने हमें ये बोला हुआ है, तो चंगा ते बट्टे ही जाम पहनते. आप बताओ कोई अपने बच्चे को ऐसे बोलता है? तो वो हमारी कहीं ना कहीं एंगर के पीछे वाली इमोशन जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन होती है. फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि पहले तो हम शॉक में चले गए, दूसरा हम डिनाई कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, तीसरा फिर वो जो डिनाइल है वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, एंगर के रूप में बाहर आ जाती है. फिर ना चाहते हुए भी कई बार हम ऐसे बेइज्जती प्रोग्राम करते हैं, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें भी नहीं पता हमने क्या बोल दिया गुस्से में आके. तो ये जो गुस्सा है ना, पहले जो हमारा गुस्सा था और हर वक्त हम ये गुस्सा निकालते रहते थे, अब वो गुस्सा किसमें शिफ्ट हुआ है? एम्पैथी में. वो हमारी एक हैबिट भी है कि पहले दूसरे को समझो अगर आप चाहते हो कि आपको समझा जाए. ठीक है, तो अब हम कहीं ना कहीं जो हमारा बच्चा रिएक्शंस दे रहा है उसको एम्पैथी शो करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं अब कि भाई इतने सालों से उसका एक पैटर्न रहा है, उसने एक चीज को, अपने सब्सटेंस को इतना प्यार किया है, उसकी लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है, अब वो उसको छोड़ रहा है तो उसकी इरिटेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है, वो आना ही है. उसका इस तरीके से बात करना लाजमी है, उसने करना ही करना है. हमें तो चाय ना मिले शाम तक, हमारी सिद्दत होती है, तो उसको तो हम कह रहे हैं तू सिगरेट भी छोड़ दे, तू शराब भी छोड़ दे, तू अपने नशे भी छोड़ दे, तू अपने दोस्त भी छोड़ दे. अब दोस्तों के साथ तो उसका इतना बॉन्ड हुआ पड़ा होता है, हम हर चीज उसको बोल देते हैं छोड़ दे. अब एक तो हम उसको कहते हैं कि अब तुम घर पे ही रहो, गाड़ी भी नहीं चलानी, तुमने ये भी नहीं करना, तुमने वो भी नहीं करना, तो फिर वो गुस्सा भी ना करे. गुस्सा तो जायज है, गुस्सा तो करेगा ही ना, फ्रस्ट्रेशन है ना, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन है
क्यों? क्योंकि उसने इंडिपेंडेंट लाइफ जी ली हुई है, उसने वो देख लिया हुआ है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक टाइम पे उसने इतनी इंडिपेंडेंसी देख ली हुई है कि वो उसको नहीं देखना चाहिए, और इंडिपेंडेंट लाइफ कहीं ना कहीं हम ही ने दी है, हम ही ने कहीं ना कहीं इजाजत दी है उसको बाहर जाने की या जो भी फ्रेंड्स बनाने की। पर गुस्से से हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, हमें एम्पथाइज करना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को, उसके एहसास को समझना पड़ेगा, उसको क्या एहसास हो रहा है अभी। तो द नेक्स्ट इज, गुस्से से भी जब कोई बात नहीं बनती तो हमारे अंदर शर्मिंदगी आ जाती है, हम छुपते लुकते फिरते रहते हैं, हम कहते हैं कि बात कहीं बाहर ना चले जाए। अब ये देखिए, ये जितना देन एंड नाउ का जो हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, मतलब वो है सड़क के राइट और सड़क के उस पार लेफ्ट। अब आपको ये एहसास में अपना ये देखना है कि आप सड़क के उस पार से अगर इस पर आ रहे हो तो आपका एहसास बदल गया होगा। तो अगर आप अभी भी शेम में हो तो इसका मतलब आप सड़क के उस किनारे खड़े हो, इसका मतलब अभी भी हम बीमारी को नहीं समझ पा रहे। और अगर आज हमारा शेम का एहसास, कंपैशन, कि उसके अंदर क्या बीत रहा है, वो क्यों ऐसे मजबूर है, वो क्यों इतनी लानतें सुन के फिर वही काम कर रहा है, अगर हमारे अंदर ये कंपैशन, ये हमारा उसके अंदर देखने के लिए एक हमदर्दी, एक सिंपथी, एम्पैथी के साथ ये हमारे अंदर एक चेंज आ जाए, कितना मजबूर है ये बीमारी, कितनी को ताकतवर है कि उसके अपने उसके लिए सेकेंडरी हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं और उसका नशा उसके लिए ऊपर पहुंच जाता है। जब आपके अंदर ये एहसास आता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है, बीमारी कितनी को ताकतवर है, तो आप समझिए कि आपका एहसास, आपका ट्रांजिशन कहाँ पे हुआ, रिकवरी की तरफ। तो अगर आप इस रास्ते में चल रहे हैं तो आपके लिए ये चेकलिस्ट है। अगर आप सड़क के इस किनारे खड़े हैं तो इसका मतलब अभी तक हमारा एहसास वो बीमारी वाला है, हम अभी बीमारी को समझ नहीं पा रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर कंपैशन आ रही है, हम उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर इस चीज़ को लेकर आ रहा है कि नहीं मुझे उसकी मदद करनी है, ठीक है, वो बीमार है, तो इसका मतलब हम इस जर्नी में, ट्रांसिशन में सड़क के इस पार आ रहे और ये कैसे पता लगेगा, आपके जब एहसास, आपकी अपनी फीलिंग्स जब बदल जाएंगे, और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए फियर एंड गिल्ट। पहले तो फेयर, हम हमेशा कहते हैं फैमिलीज हमेशा फेयर ड्रिवन होती है। डर, डर किस चीज का? अपने लव्ड वन को खोने का, उसको कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं पी करके गिर ना जाए, कहीं नशा करके ओवरडोज ना हो जाए। हम लोग न्यूज में देखते हैं, हम लोग बाकी चीजों जगहों पे देखते हैं, बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, फलाने बच्चे की डेथ होगी, फलाना ये हो गया। तो हम ये जो डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना पहले, बिफोर कमिंग टू द ट्रीटमेंट, वो डर हमसे कई बारी रॉन्ग चॉइसेस करा देता है, वो डर हमसे कई बारी गलत फैसले भी करा देता है, हमसे वो डर कहीं ना कहीं एनेबलिंग बिहेवियर भी करा देता है। ये डर जो है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे एक पेशेंट थे, उनके फादर के इतना डर था कि ओवरडोज ना हो जाए, उनकी खुद की फार्मेसी की शॉप थी, तो उन्होंने यहाँ तक किया कि उसको बोला ये ले, इतना इतना तू ले ले, मेरे सामने इंजेक्शन लगा ले, ताकि अगर कुछ तुझे हो तो मैं कम से कम फटाफट से तुझे ठीक तो कर सकूं। यहाँ तक, इतना हद तक वो डर चले जाता है। पर जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं नाउ, अब वो डर एक सेंस ऑफ रिलीफ बन गया है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म। प्लीज इसको अच्छे से समझेंगे, जो यहाँ पे भी हैं, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत लकी हैं, हमारे पास एक जगह है। आई रियली वांट टू से थैंक्स। हमारा एक पेशेंट है और उसको परसों इतनी डिस्कम्फर्ट हुआ, इतनी क्रेविंग्स आई, और उसने कॉल किया 9 बजे, बहुत दूर था, एंड उसको हमने जितनी मदद कर सके हमने की। बट देन अपने काउंसलर के साथ मुझे कॉल में लेके, कॉन्फ्रेंस में लेके कहता नहीं मैम आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को बोलो। तो फिर उसने मदद मांगी, क्योंकि उसको पता है कि एक जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, और रात को वो हमारे पास 12 बजे पहुंचा। हमारी पूरी टीम जागती रही, मैं भी जागती रही, सर यहाँ पे थे, डॉक्टर विनीत, उनके काउंसलर सब जागते रहे, और हमने उसको 1:30-2 बजे तक हमने मैनेज किया, एंड देन ही गॉट रिलैक्स।
तो यू गॉट अ प्लेटफॉर्म। आज सर ने जो ये एहसास की बात हुई थी ना, ये एहसास की बात लव्ड वन से इसीलिए हुई थी कि आपको क्या एहसास आता है यहाँ बैठ के, आपकी वो शेम, वो गिल्ट में से अब आप बाहर आए हैं, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर आए हैं। आपको एक पता है कि देयर इज समबडी जो एक्टिवली आपको सुनेगा, आपकी इमोशंस को वैलिडेट करेगा। आप अगर कुछ शेयर कर रहे हैं तो उन इमोशंस को वैलिडेट करके आपको एक सपोर्ट सिस्टम देगा। तो आप कहीं पे भी हैं, अगर आप बाहर भी हैं, यू गॉट अ प्लेस जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। और वो जो डर भरी फीलिंग थी ना, ये तो मैं सबसे पूछूंगी, अब जब आप अपने अपने घरों में हैं, वो डर भरी फीलिंग कुछ सेंस ऑफ रिलीफ में तो गई होगी। जो हम रात रात को सोते नहीं थे, हम अपने पेशेंट को उठ उठ के जाग के देखते थे, चेक करते थे, वो थोड़ा सा रिलीफ वो वाला तो आया ही है हमारे अंदर। तो ये चेंज है। नेक्स्ट इज क्या है कि हम ना गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। मेरा बच्चा कैसे नशे में चला गया, मुझसे कहाँ क्या कमी रह गई, हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्या ऐसा रह गया, हमारी फैमिली में तो कोई नहीं है ऐसा दूर दूर तक, ये ऐसा कैसे बन गया, ये इतना बदतमीज कैसे, इसने कभी जिंदगी में हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, ये इतना अच्छा होता था। मोस्टली ना जब हम डाटा इंटरवेंशन कराते हैं तो फैमिलीज कहती हैं ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ है, पता नहीं इन्हों की हो गया। तो वो हम जो गिल्ट ट्रिप में जाते हैं ना, गिल्ट में आते हैं कि शायद मेरे से कोई कमी रह गई होगी, शायद मैंने ही कोई गलती कर ली होगी। मदर है तो मदर चले जाती है, फादर है तो फादर चले जाते हैं। वो गिल्ट ट्रिप में हमें नहीं जाना, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये समझ के कि ये क्यों हुआ, ये एक डिजीज का पार्ट है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कई बारी ना हमारे लव्ड वन, क्योंकि इनकी बीमारी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल होती है ना, तो ये हमें गिल्ट ट्रिप में लेके जाते हैं। आप जॉब करते थे ना, आप अवेलेबल नहीं थे मेरे लिए, आप बिजी थे अपने कामों में, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, वो बीमारी आपको ले जा रही है गिल्ट ट्रिप पे। हमने गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना, हमने ये कहना है आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आज मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ ताकि हम अपने लव्ड वन को बेटर कर सके। The next slide, Rahul sir, can we have that? So ये चेकलिस्ट आप लोगों के लिए, अब ये आपका एहसास है कि आप किस तरफ हैं, आप अभी इधर हैं कि आप इधर हैं, तो आपके अंदर क्या एहसास हुआ ये सारा सुन के, इस बीमारी को देख के, इस बीमारी के ट्रीटमेंट को समझ के, क्या आपके अंदर एहसास आया? जो 3 चीज़ें हमने शुरू की थी कि जिनको मैं यहाँ पर लेके आई वो पेशेंट है, वो बीमार है, क्या मेरे अंदर ये एहसास आया? अगर वो पेशेंट हैं, क्या मेरे अंदर एहसास आया कि उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? नंबर 2, क्या ये एहसास मुझे इन कुर्सियों पे बैठ के आ रहा है? नंबर 3, ही इज़ अलाइव, ये बीमारी जानलेवा है। एंड क्या मेरे अंदर ये एहसास है कि कितना बड़ा शुक्र है, कितनी मेहर है रब दी कि ही इज़ अलाइव, कि वो जिंदा है। नहीं तो अखबारों में आप रोज़ पढ़ते ही हैं, आप देखते ही हैं। तो क्या ये एहसास आपके अंदर आ रहा है? क्या वो एहसास शुक्राना का आ रहा है कि हम एक ठीक जगह पे पहुंच गए, हम भटक नहीं रहे? नहीं तो आप देखिए बाहर जितना कोई ये बीमारी फैली हुई है, ना उसको समझने के लिए तैयार है, ना कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर समझ भी आती है तो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, और अगर कोई कराना भी चाहता है तो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो क्या आपके अंदर एहसास आया कि आप इलाज करवा रहे हैं उस बीमार बच्चे का, और उसके इलाज से पहले मुझे इस चीज़ का एहसास है कि जो भी हुआ पास्ट में वो ख़त्म होके आज वो ज़िंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये एहसास आ रहा है तो हम बोलेंगे कि आप टुवर्ड्स द प्रोसेस, एक रिकवरी के जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और अगर एहसास नहीं है, अगर हम उसी साइड पे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, उसको डिनाई नहीं करना, एक्सेप्ट दैट
कि अभी नहीं मेरे अंदर वो चेंज आ रहा, इसका मतलब हम आपके तालों को खोलने में पहले आपकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को लॉक कर लिया, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, जिसके कारण हमारा ये जो चेंज का प्रोसेस है, ट्रांजिशन का जो ये प्रोसेस है, इसमें हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो अब आप बताइए कि आप कौन से एहसास वाले कॉलम में हैं? ए वाली साइड पे, देन वहीं पे चल रहे हैं कि आपके अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए आप इस तरफ नाव की तरफ जा रहे हैं? तो ओवर टू यू एवरीवन। अंशुल की मम्मा। क्या एहसास आ रहा है आज मैम आपको? मैं तो ये सोच रही हूँ कि बार बार कि आज अंशुल मेरे साथ जाएगा। थोड़ा डर आ रहा है आपको अभी भी? हाँ। ये जो हमारी रियल फीलिंग है, जो हमारा जो आज का एहसास है, वो ये है 100 दिन उसने बिता लिए हैं, अब घर जाके ठीक रहेगा। ये डर क्यों आ रहा है, आप बताएं, क्यों आ रहा है ये डर? एक रीजन आपको अभी भी विश्वास क्यों नहीं आ रहा, ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा? देखो आगे ना गिल्ट ट्रिप में, ये है हमारा गिल्ट ट्रिप, ठीक है। एक्चुअली ये विश्वास इसलिए नहीं अभी भी आ रहा क्योंकि जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो आपने पहले भी उसके लिए ट्रीटमेंट कराया है, कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हुआ। तो हमें अभी भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट, वो हमें जो है होप उतनी नहीं आ रही है। तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इट्स ओके। पर आपकी तसल्ली के लिए और आपको एक बात बता दें, जो मैंने अभी बोला ना, आपके साथ पूरी टीम है। आपकी काउंसलर का नंबर है आपके पास, मेरा नंबर है आपके पास। आप दिन हो रात हो हमें कॉल करेंगे, जहां पे भी आप होंगे हम वहां तक आपकी मदद पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास पूरी टीम है। तो आपने फेयर की जगह उसको फेथ में लेके जाना। डर को हमेशा रिप्लेस किया जाता है फेथ के साथ। तो आप विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए उस पे भी, पूरे प्रोग्राम पे भी और पूरी टीम पे भी। एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है, आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं जाते हैं? मैं ब्यास जाती हूँ। ब्यास जाते हैं, वेरी गुड। जब आप ब्यास जाते हैं तो क्या आप ये कह के जाते हैं कि बाबा जी जे तुसी ये काम करता फिर मैं 10 बारी आके हाजिरी भरांगा? हुआ है कभी ऐसे? जे डाला है कभी बाबा जी के लिए आपने? क्या क्या करके जाते हैं वहां पे? आप जब जाते हैं फेथ के साथ जाते हैं, एक श्रद्धा लेके जाते हैं, वहां पे जे नहीं आता कभी भी, वो वाला फेथ लेके आना है। ये जो है ना, जे इस तरह हो गया, अभी आपने बोला है अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो वो गलती तो हमने करनी नहीं है ना, तो हमने स्किल सीख ली है। आपने हर सैटरडे मीटिंग अटेंड करी है, आपने ऑनलाइन सेशन अटेंड करे हैं। ये जो जे आ जाता है ना, अगर मुझसे गलती हो गई, ये कहते हैं कि अभी पूरा सरेंडर नहीं आया, पूरा फेथ नहीं है। जैसे हम बाबा जी के घर जाते हैं ना, पूरे सरेंडर और फेथ के साथ, वैसे ही फेथ रखेंगे आप, और करने वाले ऊपर है, हम प्रोसेस में है, हम आपका साथ दे रहे हैं। आपको कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि ये मुझे सूझ नहीं रहा, अब मुझे थॉट नहीं आ रहा, क्या करूं, आपने इमीडिएटली मैसेज कर देना है, कॉल कर देना है, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एहसास ऑफ फैमिली बिफोर अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन इज अ डिजीज। जब हमें पता नहीं था कि ये डिजीज है, तब हम क्या कहते थे? नंबर 1 क्या कहते थे, सबको पता है? आदत है, हैबिट है। गंदी आदत लग गई, पता नहीं कित्थों लग गई, किवें लग गई। बुरी लत लग गई, पता नहीं किस तरह लग गई बुरी लत। इतनी गंदी आदत पता नहीं किदे कोलों सीख ली है इन्हें। तो अब हमें क्या पता लगे, ये हैबिट नहीं है, ये डिजीज है। दिल मानता है आपका सच में ये बीमारी है? ये एहसास आता है हमें? बिल्कुल आता है। आपके ये इतने कॉन्फिडेंट आंसर से हम कॉन्फिडेंट हो गए। क्योंकि पहले पहले हमें नहीं पता था, पहले हमें लगता था जैसे सब लोग पीते हैं वैसे हमारा बच्चा भी पीता है। पहले हमें लगता था जैसे बाकी लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाकी चीजें करते हैं, हमारा भी वही करता है। लेकिन अब हमें समझ आई ये डिजीज है।
और ये प्राइवेट वो बिल्कुल नहीं आज भी समझते नहीं थे। समझते। आप ये कह रहे हैं, अभी हमारे कल पेशेंट की सिस्टर ने उसको बोला, और हमें पेशेंट ने रिवील किया कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे अल्कोहलिज्म का कर रहे हैं, और उनकी सिस्टर ने उनको बोला है कि हफ्ते में एक आधा दिन तो तू पी सकता है। तू ध्यान नाल पिया कर, संभल के पिया कर, जे पीनी हुए थे संभल के क्यों नहीं पींदा तू? सारी दुनिया संभल के पींदी है भाई। आपको बता दें, संभल सकता ही नहीं है क्योंकि वो डिजीज में है। अगर डिजीज में ना होता तो उसने संभल ही जाना था। फादर साहब ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਗ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि उस टाइम पे एहसास था कि मैं अपने फादर को कंफर्ट या उनको पेन से रिलीव करने के लिए अल्कोहल प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। आज एक एहसास ये है कि प्रॉब्लम अल्कोहल नशे में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी शरीर में है। ਸਰੀਰ ਨੇ आज ये एहसास है। अगर प्रॉब्लम अल्कोहल या किसी भी सब्सटेंस में होती तो सारी दुनिया ही ट्रीटमेंट में होती। तो प्रॉब्लम उस अल्कोहल में नहीं है, प्रॉब्लम उसके बॉडी के मैकेनिज्म में है, जिसके Secondly, अंदर ma'am, एक एलर्जिक रिएक्शन आता है। तो आज एहसास ये हुआ कि जिस चीज को मैं सारी जिंदगी में शराब को कोसती रही, और रियलिटी में क्या है, आज एहसास होकर आज पता लगा कि प्रॉब्लम शराब में नहीं है, प्रॉब्लम उसके शरीर में है। उसके शरीर में ऐसे उसके जीन्स में कोड लिखा है कि शराब जब उसने शुरू की वो रुका ही नहीं, उसके अंदर बीमारी बन गई। आज मेरे अंदर ये एहसास आया। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਐਸਪੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ट्रीटमेंट है। इस गल में फील इसके लिए आपको ये बोलेंगे कि हमने गिल्ट में नहीं आना, आज के लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उस टाइम पे हमें अवेयरनेस नहीं थी जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। आज हमें अवेयरनेस हुई है तो हम आज किसकी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी, फिर अपनों की, फिर गैरों की। इस चीज का ध्यान रखना है। पहले अपनी मदद करनी है, फिर अपने की करनी है, फिर हमने गैर की तरफ जाना है। अब वो चीज नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, सर ने डिस्कस किया था कि बहुत बार कई बार डॉक्टर्स और बहुत हाई प्रोफाइल उसमें भी होके, बहुत पढ़े लिखे होके भी हमें ये समझ नहीं आती कि ये बीमारी है। और जो मैम ने हम बताना चाह रहे हैं, 80% और 20% वाला हम हमेशा कहते हैं, जो 20% वाले हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एरर है, जिसकी वजह से उसको नशा नहीं पचता और वो नशा उसको रिएक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि बिहेवियर में आ रहा है। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, डिजीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड वो उस टाइम पे आपकी बेस्ट कैपेसिटी थी। मतलब आज मैं सोचूं कि 10 साल पहले या 20 साल पहले मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस समझ में उस टाइम पे मेरी बेस्ट कैपेसिटी ये थी।
आज की मेरी बेस्ट कैपेसिटी क्या है? क्वेश्चन ये है कि उस बेस्ट कैपेसिटी में क्या मैंने अपना रोल रिस्पॉन्सिबली निभाया? क्योंकि वो तो अगर हम अपने अपने आप को रिग्रेट में लेके जाना है तो पास्ट में हम वो कहते हैं ना कि जे किंतु परंतु काश, ये तो फिर ओवर थिंकिंग के एक लूप में तो आप फंसने के लिए अच्छे कर सकते हैं, काश ये हो जाता वो हो जाता। आप बस उसको लेट गो करते हो कि वो उस टाइम की मेरी बेस्ट कैपेसिटी थी, तो वो उस टाइम पे जो कर सकते थे हमने उनके लिए वो किया। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया होगा उस टाइम पे भी। आज की बेस्ट कैपेसिटी, क्योंकि आज आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, आज की बेस्ट कैपेसिटी को आप यूज कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। क्योंकि उस टाइम पे टाइम ना पे इतनी अवेयरनेस थी। ਹਾਂਜੀ ठीक है, आज से अगर हम बोलें कि अगर आप ये बोलो कि साइकाट्री फील्ड और एडिक्शन की, तो ये कितने सालों में, ये तो बहुत लंबी तो कोई इनकी कहानी भी नहीं है। मतलब आप सोचो कि 1956 1986 रिसेंटली कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है जब WHO ने बोला कि एडिक्शन बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज़ अ डिजीज़। 1956 एंड 1986 बहुत लंबा पुराना टाइम नहीं है। आप ये सोचो कि एवोल्यूशन तो मेडिकल साइंस की कब से चल रही है, बट लेटली कब आया? WHO ने जब रिकॉग्नाइज किया, दैट वाज इन 1956, फिर 1986, कि हाँ भाई जब स्पष्ट सबको पता लगना शुरू हुआ, और 2000 के बाद फिर और बढ़ना शुरू हुआ। बट हाँ, अब और विद मतलब जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है, अब इन चीज़ों में लोग फोर फ्रंट में आगे आए, क्योंकि लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि ये भी बीमारी है, तो हम स्टिग्मा से निकले, हम मदद हासिल करें। तो वो तो उस टाइम का एहसास था, आज का एहसास में आज चेंज आ गया। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल्स होते थे। अगर घर में कोई एग्रेसिव हो रहा है या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या कुछ भी है, तो ये नहीं होता था कि आप उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अब इतना तरक्की हो गई है कि हम अपने किसी भी तरह के मेंटल इलनेस वाले, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वाले पेशेंट के साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें ये पता है कि हमने कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी। तो ये चेंज है तब का और अब का। नेक्स्ट इज बैड कंपनी। हम क्या समझते थे कि हमारा बच्चा पता नहीं केड़ी बैड कंपनी च पै, मेरा बच्चा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ पसंद भी नहीं करते उस दोस्त ਨੂੰ। तो ये समझेंगे बैड कंपनी जो थी ना, उसमें चॉइस कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की थी। कोई बच्चा पूछ के नशे में नहीं जाना चाहता, दूसरा बंदा कभी भी आपको पकड़ के नहीं कराता, आपके मुंह में नहीं डालता, वो है एनवायरमेंट की चॉइस। वैसे एनवायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमने को क्या एनवायरमेंट उस टाइम पे दिया बच्चे को, अब हम कौन सा एनवायरमेंट दे रहे हैं, ये एनवायरमेंट में जो बच्चा गया, चॉइस कहीं ना कहीं उसकी अपनी थी, उसकी चॉइस थी इसलिए वो उन लोगों के पास गया, उसकी चॉइस थी। और चॉइस क्यों थी? क्योंकि उसकी जीन्स में नशा था, उसके जीन्स में वो बीमारी थी कहीं ना कहीं, इसलिए उससे चॉइस उस टाइम पे वो भी हो गई। उसने प्रायोरिटी, हमें पेरेंट्स क्या कहते हैं, सानू तो कुछ नहीं समझदा ना, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ आ जाए ना, ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुननी, ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਛਾਲ भी मार देने, छाल भी मार देनी चाहिए। तो ये उसकी चॉइस है, उसकी प्रायोरिटी है लाइफ की, उसने जो प्रायोरिटाइज किया है। लेकिन वो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि बीमारी तब भी थी, वो बीमारी मन मर्जी की या ना मानने की तब भी थी, उसकी चॉइस हुई, वो उस कंपनी में गया और एनवायरनमेंट ने पूरा रोल प्ले किया जिसकी वजह से अब आज हम ये नहीं कहेंगे कि वो बैड कंपनी के कारण गया, ये गलत स्टेटमेंट है। वो एनवायरनमेंट, जैसे जीन्स करती हैं वैसे एनवायरनमेंट था, उसको पीयर प्रेशर था या एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से उसने एडिक्शन शुरू की है। नेक्स्ट इज मॉरल फेलिंग। मतलब पहले एहसास होता है कि इसमें कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, इसके अंदर कोई किसी चीज़ को लेके स्ट्रक्चर ही नहीं है, किसी चीज़ को लेके कोई असूल ही नहीं है।
मतलब नशा किनको लगता है? जिनकी लाइफ में बेईमानी होती है। नशा किनको लगता है? उन गंदों लोगों को लगता है जिनकी लाइफ में कोई वैल्यूज, कोई पक्के, कोई ठोस उनके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम्स, या ठोस कोई उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर, कोई एथिक्स नहीं है। तो हम उस नज़रिए से देखते थे कि लोग कौन नशा करते हैं, जो गंदे लोग हैं जिनके अंदर मॉरल वैल्यूज ही नहीं है। बट आज ये शिफ्ट, आज एहसास होता है कि वो लोग नशे में नहीं जाते, इसमें मॉरल फेलिंग की बात ही नहीं है। आज एहसास है कि वहाँ पे मॉरल फेलिंग की जगह कि उसकी बीमारी के पीछे कोई ना कोई अंडरलाइन रीज़न था। सबसे पहले तो जीन्स ने कंट्रीब्यूट किया। दूसरी बात, उसको माहौल ऐसा मिला कि उन जीन्स को खाद ऐसी मिली जिससे बीमारी ऊपर आई। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके अंदर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई अब्यूज हो सकता है, उससे अपनी एंग्जाइटी नहीं संभाली जाती, उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है, जिसने उस बीमारी को पूरा पनपने दिया। तो जो हम हमेशा लेबल करते रहते थे कि ये गंदा इंसान है, इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, इसके अंदर कोई तमीज नहीं है, उसकी जगह आज ट्रांजिशन कहाँ, आज एहसास किस चीज़ का होगा? जब आप इसको बीमारी समझोगे कि ये जैसे बाकी बीमारियां हैं, उसके साथ एडिक्शन सोलली भी आ सकती है, और बाकी बहुत सारी अंडरलाइन रीजंस में मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ भी आ सकती है। खाली एक रीजन नहीं हो सकता, उसकी पीछे की पैथोलॉजी को समझना होगा कि एक इंसान नशे के ऊपर क्यों इतना निर्भर हुआ। क्या उसका मूड ठीक नहीं रहता? क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है? क्योंकि नशा क्यों किया? क्योंकि वो अपसेट था। अब किया उसने नशा अपने आप को सेट करने के लिए, पर वो सेट होने की जगह क्या हो गया? सुपर सेट। अब ये जो सुपर सेट वाली जो उसके अंदर एहसास आया, जो उसकी फीलिंग आई, वो उसको छोड़ ही नहीं पाया। और वो जो उस एहसास को, वो जो सुपर सेट वाली फीलिंग को ढूंढते ढूंढते उसकी जर्नी कहाँ पे आ गई? डिपेंडेंसी में। वो उस चीज के ऊपर ही निर्भर हो गया। अब नशा उसको वो मजा भी नहीं दे रहा, बट फिर भी उसका सिस्टम वही सुपर सेट वाले एहसास को आज भी ढूंढ रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या जिस चीज को हम लेबल कर रहे थे कि ये मॉरल फेलिंग है, ठीक है, कि इन इंसान के अंदर कोई असूल नहीं है, इन इंसान के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, क्या यही रीजन है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और कह रही है? इसकी मैम की इस चीज को एक बहुत छोटी सी ब्यूटीफुल एग्जांपल से बताना चाहूंगी। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, टिक के नहीं बैठ सकते बचपन से ही, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। जो हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बैठ सके। वो कभी इधर छेड़ेगा, कभी उधर छेड़ेगा, कभी चीजें तोड़ेगा, कभी कुछ करेगा, तो हम बोलेंगे ये शरारती बच्चा है, टिक ही नहीं सकता। तो जो इसको मॉरल वैल्यूज इसमें नहीं मायने करती, उसके अंदर एक बीमारी थी हाइपर एक्टिविटी की, जो कि टाइमली इंटरवीन नहीं की गई। अब वो बड़े होके वो हाइपर एक्टिविटी जो थी वो नशे की तरफ चली गई। तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ बहुत सारी चीजें होती हैं, मैम ने रिलेट कर लिया शायद, है ना? तो ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। सिर्फ एडीएचडी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी पर्सनालिटी में पहले से कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हम प्री डिस्पोज्ड हो गए नशे की तरफ। So we need to understand this thing. Next is black magic. मेरे बच्चे ने किसी ने जादू करता है, इन्हें नजर लग गई है, यदि झाड़ फूक कराओ, ये नहीं है। इसको हमें अब ये अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि वो हमारे फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स थे, ऐसा नहीं है। इट इज अ डिजीज, और इसको हम ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करें, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, ताकि हम आगे बढ़ सके और बेटर हो सके। एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ विल पावर। ये जो हम, यस सर, which word sir? Genes. So it is said that addiction is a primary disease, मतलब इसकी बीमारी की जो predisposition है वो हमारी जीन्स में है। It is like from जद्दी पुश्ती आ रही है सर, Hereditary. कहीं ना कहीं हेरिडिटरी आ from रही है। one generation to another generation. इसके लिए हम बताते हैं कि कुछ जरूरी नहीं है। नशा क्या है, एडिक्शन क्या होती है, कि कोई सब्सटेंस हम यूज करते हैं और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। एडिक्शन में सिर्फ शराब नहीं आती है सर, सिर्फ बाकी नशे नहीं आते। एडिक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं। थॉट्स की भी एडिक्शन होती है,
पावर की एडिक्शन होती है, मनी की एडिक्शन होती है, Behavior- ज्यादा काम करने की एडिक्शन होती है। बिहेवियरल एडिक्शंस होती हैं सर। इट्स नॉट ओनली, हम हमेशा सूखे नशे को, गिल्ले नशे को हम लेबल करते हैं कि ये नशे की बीमारी है, बट नशे की जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी चीज पे इंसान निर्भर हो जाए और उसकी लाइफ नॉर्मल से डिसफंक्शनल हो जाए, तब हम कहते हैं कि उसको इस चीज की डिपेंडेंस। then environment has its role sir, आपको बताया है सिर्फ जीन्स नहीं है, इट इज जेनेटिक एंड एनवायरमेंट का भी उतना ही रोल है। जीन्स प्लस एनवायरमेंट दोनों चीजों का रोल है इसमें, और उसकी अपनी पर्सनल आपको बताई गई है कि उसका पर्सनल लो सेल्फ एस्टीम है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो चला गया है उसमें। So 3 theories they normally support for addiction. Number 1 कि ये बीमारी जीन्स में आई। सेकंड दे से कि ये बीमारी इन्वायरमेंट में से आती है, ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत। नंबर 3 दे से कि आपकी पर्सनालिटी कैसी थी। अगर शुरू से ही आपकी पर्सनालिटी रिस्क टेकिंग में थी, आपकी हमेशा पर्सनालिटी नोवेल्टी सीकिंग थी, तो आप जल्दी एक्सपेरिमेंट करेंगे उस सब्सटेंस के साथ। और वाइस वर्सा, अगर आपकी पर्सनालिटी में शुरू से ही आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज आपकी सेल्फ एस्टीम को लेकर रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी डर हमेशा रहा है, आप हमेशा थॉट्स में ही हमेशा रहे हैं, तो भी आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को ले आए। अब जिन लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एडिक्शन में जल्दी फॉल करेंगे। सो रीजंस कुड बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स। मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है, बहुत सारे लोग करते हैं, हमें हमारे लव्ड वंस, हमारे पेशेंट्स भी करते हैं कि हमारे तो दूर दूर तक कोई नहीं करता, लेकिन जब हम पूरा वो फैमिली ट्री बनाते हैं ना सर, तो एक आधा निकल ही आता है। कैसे? मामे का लड़का, ताए का लड़का, ठीक है, दादाजी का भाई, तो कहीं ना कहीं कुछ जीन्स में से वो फैक्टर आ ही जाता है। हम ये देखो, पता क्या होता है, इट इज विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, कई बार फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि अच्छा हमारे जीन्स में था, कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी ने एडिक्शन ही करी हुए, क्या पता दादाजी ने कभी एक आधी बारी पैग पिया है, लेकिन उनको बिहेवियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनको एग्रेशन था, या वो ताश खेलते थे, या वो जुआ खेलते थे, या वो कंट्रोलिंग थे, या उनको वर्कोलिक थे, सारा टाइम काम ही करते रहते थे। कुछ ना कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जैसे शुगर है ना, शुगर हमारी जीन्स में आती है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ब्लेम गेम में नहीं आ रहे, हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्री डिस्पोज्ड। प्री डिस्पोज का मतलब है बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिनके जीन्स में है वो ट्रांसफर होगी। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स डायबिटिक थे तो मेरे चांसेस थे कि डायबिटीज आनी ही आनी है एक स्टेज में, तो मुझे अपना मैनेजमेंट करनी है। हमारा मतलब ये होता है कि अवेयरनेस देनी, कि जैसे अगर जब हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, उनके बच्चों को ये मैसेज जाएगा कि दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड। अगर हमारे बच्चे करते रहेंगे तो उनके बच्चों को भी ये मैसेज आएगा, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसको हमेशा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि फिजिकल इलनेस घर में पॉजिटिव थी, जिसमें हम पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं घर में डायबिटीज थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, ठीक है, एस्थमा था, कैंसर हिस्ट्री रही है। उसी तरह जब हम यहाँ पे केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम पूछते हैं कि फैमिली हिस्ट्री साइकेट्रिक इलनेसेस में पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। तो ज़रूरी नहीं है साइकेट्रिक इलनेस में ही हम एडिक्शन को गिनते हैं। तो हो सकता है कि हमारी फैमिली में किसी को कभी कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही हो, एंग्जाइटी के इश्यूज रहे हो, उनके अंदर ओसीडी रही हो, ठीक है, तो इस बच्चे में क्योंकि वो जीन्स वल्नरेबल हो गए, तो ये हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर एडिक्शन, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री क्या है, साइकेट्रिक इलनेस में पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। तो जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हमें कोई ना कोई फैमिली मेंबर मिल जाता है जिससे हमें लगता है कि ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। चांसेस ये भी हैं सर कि एक ही घर में बच्चा होता है, ठीक है, और उसके ब्रदर को बीमारी नहीं है और वो बच्चा दूसरा बिल्कुल ठीक है, सेम फैमिली सेम एनवायरनमेंट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कोड कि उस बच्चे के अंदर जीन्स कौन से गए। अब अपब्रिंगिंग भी सेम हुई, पेरेंट्स भी सेम है, बट आप देखते हैं कि एक बच्चा बिल्कुल नहीं,
उसमें एडिक्शन में है और एक बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो ये तो जेनेटिक कोड हम कहते हैं कि हाँ, जिन फैमिलीज में फैमिली हिस्ट्री रही है साइकाट्रिक इलनेस को लेके, उनकी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके चांसेस ज्यादा हैं इस बीमारी को कैच करने के। जैसे फिजिकल इलनेस डायबिटीज में है, अगर आप देख रहे हैं कि 2 जनरेशन्स में डायबिटीज थी, तो चांसेस हैं कि तीसरी जनरेशन में भी उन बच्चों को कैच इजीली हो सकती है अगर उन्होंने मैनेजमेंट नहीं सीखी। तो खाली सब्सटेंस को नहीं देखना, हमने प्रॉपर देखना होता है कि साइकाट्रिक इलनेस कौन सी थी। हम जब केस हिस्ट्री लेते हैं, हमारे पास पेशेंट था एडिक्शन में, वो वीट का ट्रीटमेंट करा रहे थे, और जब हमने उनकी फैमिली हिस्ट्री देखी तो हमने देखा कि उनकी फैमिलीज में सुसाइड ही हुए उनकी फैमिली में, उनकी मतलब जो फर्स्ट रिलेशन में थे उनकी सुसाइड थी, उनके कजन्स थे उनकी सुसाइड थी। तो आप ये देखिए, सुसाइड भी तो साइकाट्रिक इलनेस के अंडर आई, मेंटल हेल्थ इशू आया, उनकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स को कुछ सुसाइड के इश्यूज आए, और इस बच्चे को एडिक्शन का इशू आ गया। बट उसको कैटेगराइज कहाँ पे मैं करूँगी? मेंटल हेल्थ में। तो उस तरह से हम देखते हैं। और जो हम ये कह रहे हैं कि जो एहसास हम कहते थे, जो लास्ट था हमारा, कि विल पावर, जो हम हमेशा एक दलील, जो नारा पकड़ के रखते हैं कि मन पक्का करके तू छोड़ क्यों नहीं देता, तू कम क्यों नहीं कर देता, तू बंद क्यों नहीं कर देता, ये हमारा एक पुराना एहसास था, क्योंकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसी एहसास कैसे, तू बंदिया मंगन क्यों नहीं पी रहा। नाउ जब हमें एक्सेप्टेंस होगी कि ये बीमारी है, तो हम विल पावर से ऑपरेट नहीं करेंगे, हम हमेशा मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ एम्फसाइज करेंगे कि बीमारी तो आ गई है, अब बीमारी के साथ डील कैसे करना है, बीमारी को मैनेज कैसे करना है, उसके तरीके, वो टेक्निक सिखाओ, वो मुझे टूल सिखाओ, वो कला सिखाओ, वो हुनर सिखाओ कि इस बीमारी के साथ अब मैं कैसे रहूं। तो अगर आज मैं स्किल्स की तरफ बढ़ रही हूं, तो विल पावर का नारा छोड़ के, क्योंकि ना आपकी विल पावर से कभी खांसी, ना आपका बुखार, ना आपकी शुगर ठीक होगी, उसी तरह ये एडिक्शन की बीमारी विल पावर से कभी ठीक नहीं होगी। तो ये जो आप हमेशा कहते हो मन पक्का कर, मन पक्का कर, अगर आप उसी नारे को आज भी पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब अभी तक हमने बीमारी को नहीं समझा। हमारे लव्ड वंस भी बीच में कभी कभी कहते होते हैं, मैडम जी जब तक मन पक्का नहीं होएगा ना तो छुड़ा नहीं सकते। तो ये मन पक्के की बीमारी है ही नहीं है, इसमें स्किल सीखने होते हैं। अगर मन होता ना, मन पक्का होता या मन काम करता होता, तो पहले दिन ना करनी थी हमने, जिस दिन हमने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। हम तो ये 100 दिन के प्रोग्राम में हम मन पक्का नहीं करते, हम इनका मन बनाते हैं। हम तो वो लस्सी ढिड़कते रहते हैं कि इनका मन बन जाए, इनके अंदर एहसास हो जाए इन 3 चीजों का, और ये ट्रीटमेंट को एम्ब्रेस कर ले। बस हम तो यही 100 दिन के प्रोग्राम में हम ये इलाज करते हैं कि इनके अंदर एहसास आ जाए, इनके अंदर क्लैरिटी आ जाए कि मैं यहाँ पर क्यों पहुंचा, कि मुझे इलाज की क्यों जरूरत है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं 20% में हूँ। एंड एहसास अबाउट द ट्रीटमेंट में पहले क्या होता था, हमारी इनेबलिंग होती थी कि हम इनेबल कर देते थे, कोई बात नहीं, चलो थोड़े से पैसे मांग रहे दे दो, लेट आ रहा है दरवाजा खोल दो, खाना दे दो, ध्यान रखो। हम छोटी छोटी चीजों पे इनेबल करते थे। शायद हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमें लगता था हम अपने प्यार से डील कर सकते हैं, हम अपने प्यार से धीरे धीरे करके मना लेंगे। अब हम इनेबलिंग को किससे शिफ्ट कर रहे हैं, क्या स्किल लेके आ रहे हैं उसकी जगह, अब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या सीखा है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि तुम मेरे अजीज हो, प्यारे हो, लेकिन ये चीज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज तुम्हारी बीमारी को बढ़ावा देगी, तुम्हारा ये जो तुमने हमसे ये मांगा है, इसको नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते। हमारे लव्ड वंस कहते हैं फैमिली को, हुन तुसी उन्हां दी गल्लां ही सुनी जानी है, हुन तुसी हर गल उन्हां कोलों पुछ के करनी है, हुन मैं गड्डी भी ना चलावां। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि वो बीमारी के अंदर आते हैं, तो हमें कुछ रेड स्टैंड्स देने पड़ते हैं, जो धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं येलो में, फिर ग्रीन में, सारी चीजें होती हैं, बट उसको टाइम लगता है, प्रोसेस होता है इसका। नहीं, हमारे पेशेंट्स के अंदर ये एहसास चल रहा होता है कि हम आपको सैटरडे को बुला के आपका ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर ये एहसास चल रहा होता है। जब ये एहसास बदल जाएगा तब हम कहेंगे ये ठीक हो गए। 3-4 एहसास होते हैं, पैसे कमा रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, और एक नई चीज मैंने सुनी है इनसे, हत्था चपा लिया है, हथा चपा लिया, वो वक्री चीज है। साथ में ये कहते हैं तुसी ना पता नहीं डरांदे हो, तो सारी फैमिलीज ਨੂੰ डरांदे हो, इन्हें मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। तो आपके लिए आंसर है, आपकी फैमिलीज ने बताया आज कि वो डरे पहले से हुए हैं,
उनको पहले से ही डर लग रहा होता है कि कुछ हो ना जाए, इसलिए वो आपको ट्रीटमेंट में लेके आते हैं और अपनी तरफ से वो बेस्ट ट्रीटमेंट करा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, दूसरी चीज प्रोवोकिंग चल रही होती है। बेइज्जती प्रोग्राम की जो हमने बात की है कि हम प्रोवोक कर रहे होते हैं अपने पेशेंट को गाली गलौज करके, कुछ ऐसी बातें करके। अब हम प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, हम एम्पथाइज कर रहे हैं, अब हम उसकी बात को समझ रहे हैं। जैसे इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस करा है। देन इज कंट्रोलिंग। पहले हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे कंट्रोल करते थे हम? पहले क्या करते थे? हमने क्या क्या किया हुआ है कंट्रोल करने के लिए? चाबी ले लेते थे गाड़ी की, कमरे में बंद कर देते थे, क्रेडिट कार्ड ले लेते थे, एटीएम कार्ड ले लेते थे, जीपीएस लगवा दो। जीपीएस लगाते थे, ट्रैकर लगा देते, कहाँ जा रहा है पता लग जाएगा। अब हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब हम ट्रीटिंग टीम से बात करते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि इस तरह से हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। पहले हम कंफ्यूजन में थे, हम टोटली कंफ्यूज थे कि करें क्या, कि हम ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब हमें क्लैरिटी मिल रही है कि इतनी देर तक हमने करना है। क्लियरली आपको बहुत बार बोला है, 2 से 2.5 साल लगातार ट्रीटमेंट चलता है। कई बार जब बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ और ऐसा डिसऑर्डर है जो लंबा चलने वाला है, तो कई बार लंबा इलाज भी चलता है। अब पता क्या होता है, कई बार पेशेंट्स, हमारे लव्ड वंस या कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली कहती है कि आपने तो 2.5 साल बोले थे, वो फलाना पेशेंट तो कह रहा है वो 4 साल से दवाई ले रहा है। अब वो जो फलाना पेशेंट 4 साल से कह रहा है, उन 4 सालों में उसको बाइपोलर तो नहीं था, कभी उसको हाई फेज आया, कभी लो फेज आया, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया। हमने ये कभी नहीं देखा कि जब बीपी हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम आती है, उसकी दवाई तो हमें खानी पड़ती है, सर्दियों में कभी डबल भी लेनी पड़ती है। कल हमें एक पेशेंट की कॉल आ रही थी, अभी समर चल रही थी, तो उनका एक ही डोज से ठीक चल रहा था बीपी, बल्कि डाउन चला जाता था। तो हम उनको कहते थे इसको ना 20-40 में रखना बीपी चेक करके। और जैसे ही वेदर चेंज हुआ है, उनका 160-180 तक पहुंच रहा है। अब बीपी अप एंड डाउन चल रहा है। हम खुद भी अगर बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उसमें तो नहीं हम पूछते 4 साल खानी है, 5 साल खानी है, 10 साल खानी है। हम कहते हैं ठीक रहे बस। अगर एक गोली खा के बीच में कभी कभी छोटा सा गुलाब जामुन खाने को मिल जाता है तो चलता है, हम तो ये कहते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि वो जो छोटा सा गुलाब जामुन भी खाया उसने काम खराब कर दिया बीच में। तो ये नहीं देखना कि कितनी देर, ये देखना है कि स्किल कितनी देर में आ गई है, अपनी मैनेजेबिलिटी कब हो गई है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन की ये है कि मैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। मैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ जब जब आएगी, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इन एन नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट जनरेशन होती है मेडिसिन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। पहले लेवल में जब हमारी बीमारी यहाँ होती है तो हमें हाई डोजेज देनी पड़ती है। जैसे जैसे हम ठीक होते हैं, हमें स्किल्स आ जाते हैं, हम लर्न कर लेते हैं, डोजेज कम होती है। फिर और स्किल्स आते हैं तो और मिनिमम डोज के साथ हम सब कुछ करते हैं। फिर हम काम पे भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, अपनी लाइफ को भी मैनेज कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड पहले हमेशा तुकतुकी एक हमेशा डर जो लगा रहता था, मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं रीलैप्स ना हो जाए। ये जो तुकतुकी, ये जो डर है, हमेशा फेयर से जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, कभी चैन में नहीं लेके आएगा। अब सिर्फ एहसास है कि हाँ, अगर ये एडिक्शन की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अगर कोई वीक एक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्या एहसास होना चाहिए कि बीमारी वापस आ रही है। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर उसकी बीमारी के सिम्टम्स वापस आते हैं, हम फर्स्ट एक्शन क्या करते हैं, उनको वापस हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो पहले जो हमेशा डर रहता था रीलैप्स ना हो जाए, रीलैप्स ना हो जाए, अब मेरे अंदर उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर बाकी बीमारियों के अगर साइंस और सिम्टम्स वापस कभी आ सकते हैं, रीलैप्स हो सकते हैं, तो एडिक्शन की बीमारी में अगर कुछ साइन और सिम्टम्स अगर वापस आए तो इसका मतलब बीमारी वापस आ रही है, ना कि वो जानबूझ के कर रहा है, ये ठीक ही नहीं होना चाहता। तो ये एहसास होना चाहिए आपका। एंड नेक्स्ट है कि हमेशा डाउट में रहना, कांस्टेंट, होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, वो डाउट को हमेशा ट्रस्टिंग द प्रोसेस। और ट्रस्टिंग द प्रोसेस का मतलब कि जब आप देखते हैं कि एक हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डॉक्टर लगाता है,
और वो प्लास्टर जब आप उतारते हैं तो आप देखते हैं कि कोई तो ताकत थी जिसने उस हड्डी को अपने आप अंदर से जोड़ दिया। तो आपका विश्वास, उस ट्रस्ट का प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, आपका विश्वास होना चाहिए वो है एक ऊपर वाला, एक हायर पावर है। हम सिर्फ एक मेडिएटर्स हैं जो सिर्फ एक प्लास्टर का काम कर रहे हैं, जोड़ना उसके हाथ में है। तो आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए कि उस प्रोसेस में टाइम लगना, अगर हड्डी जुड़ने में 12 से 14 हफ्ते लगते हैं, उसी तरह एक इंसान को रिकवरी में आते 2 से 2.5 साल मिनिमम लगेंगे उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में जाते हुए। और इस प्रोसेस में बड़े उतार चढ़ाव है, ये एहसास होना चाहिए कि हाउ हार्ड इट इज फॉर हिम, कि इतना इजी नहीं है। ये जो ट्रांजिशन है एक एडिक्शन से नॉर्मल लाइफ में वापस अपने आप को रिहैबिलिएट करने का, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। अब आप खुद देखिए कि एक हड्डी जुड़ने के बाद आप फिजियोथेरेपी कराते हैं क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके बाजू में स्ट्रेंथ नहीं होती। उसी तरह इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये फॉलो अप की जो इनको बार बार जो एक पावर, जो एक जो डोज लगेगी, उससे इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस आएगी जिससे ये अपनी लाइफ को नॉर्मल कर पाएंगे। तो आज हमने एहसास पे बात करी। प्लीज कोई एक दो बंदे, आप जब आए थे, मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो क्या एहसास था, क्या फीलिंग था, अब क्या एहसास हो रहा है? एनीबडी? फिर हमने साइको ड्रामा इनका शुरू करना है। हाँ जी, आप बताना चाह रहे हैं पीछे? हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं पूरा 2.5 मंथ्स की जर्नी बताऊंगी। पहले बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग होती थी, अभी बिल्कुल पोलाइट एंड काम बिहेवियर हो गया है। हमारे फैमिली काउंसलर ने हमें बताया है कि थैंक यू एंड हेल्प 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पेशेंट के साथ। और मेरे खुद के स्किल्स एनहांस हुए हैं, पॉज लेना शुरू किया है और बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिलीफ है बिकॉज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं। फियर नहीं है। अब अगर कोई बात आती है तो फिर डॉक्टर भाटिया पे जाना है, मीटिंग में जाना है, या कोई मीटिंग सुन लेनी है तो आंसर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, थैंक यू। इतनी सी जर्नी ही बहुत बहुत अच्छी लगी है, तो ऑलमाइटी पे पूरा भरोसा है, आगे भी अच्छा रहेगा। मम्मा भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, थैंक यू। आपको बता दें, आपका लव्ड वन भी स्ट्रांग हो गया है। चलो थैंक वो जो इतनी बेचैनी थी ना, उसको अपनी बेचैनी को मैनेज करना आ गया। थैंक यू। हाँ जी, लव्ड वन का है। ओहो, लव्ड वन साइको ड्रामा के लिए तैयार हो रहा है, और हम हम देखेंगे। हमेशा पता क्या कहते हैं, वन हु इज इम्पेशेंट इज अ पेशेंट, एंड फॉर टू डील विद पेशेंट यू नीड टू हैव पेशेंस। तो ये ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। किसी और ने कुछ अपनी फीलिंग डिस्कस करनी है? वो मैम ने। हाँ जी, पीछे मैम। लास्ट मैम वही सेम शेयरिंग है कि 3 मंथ्स में जो डिफरेंस आया है, वन स्मॉल इंसिडेंट जो 2 दिन पहले हुआ, वी वर गोइंग फॉर गैस्ट्रो अपॉइंटमेंट टू अ डॉक्टर। वो डॉक्टर इतने सीनियर हैं, जो आपने विल पावर की बात करी, ही वाज, जब मैं पहले गई थी, वो भाटिया हॉस्पिटल आते ही हम उनके पास गए थे, जब तक हमें प्रोग्राम नहीं पता था। तो उन्होंने तब भी बोला ये सब कुछ की जरूरत नहीं है, विल पावर ही चाहिए होती है, डिटॉक्स हो गया, इसको ले आओ, ये सब से कोई फायदा नहीं। एंड अभी जब हम 3 मंथ के बाद गए विद द पेशेंट, अभी भी वो इतने सीनियर डॉक्टर है, मतलब उनसे बड़ा डॉक्टर लुधियाना में कोई नहीं है, बट उनको क्योंकि नॉलेज नहीं, वो अभी भी यही कहते हैं, बेटा पावर बना ली ना, अब छोड़नी है ना। तो अब इतनी कैपेसिटी आ गई कि मैं समझ पा रही थी वो डॉक्टर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बता रहे हैं, उसको इफेक्ट नहीं होने देना। और दुनिया में जाएंगे तो बहुत लोग नहीं भी समझेंगे, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एटमॉस्फेयर में और इस छत पे हैं कि हमें समझ आ रही है डिजीज है, बट सबको नहीं समझ में आती, एंड we have got the skills to handle those people in outside world. नहीं, आपने उनको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना था कि विल पावर हमारी पहले चिम्बरिंग के पास थी, अब मैं विल पावर पीएफसी के लिए लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी विल पावर पीएफसी से चले, ठीक है मैम तब मैंने ये पॉइंट भी सोचा, एंड आई सेड मेरा 33% यहाँ वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि हमने देखो, दिस इज वेरी गुड स्किल। हमने किसी को नहीं बदलना, हमने खुद में चेंज लेके आना है। अगर हमें अवेयरनेस है तो हम एक दिन तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स लें, हम प्रोसेस में फेथ करें, स्ट्रक्चर और प्रोग्राम पे जो हम विश्वास कर रहे हैं, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। किसी और ने कोई शेयरिंग करनी है जी? चलिए, थैंक यू सो मच।